क्यूबा जाना जाता है अमेरिका के बेइज्जती के लिए। यह वो राष्ट्र है जिसने कभी अमेरिका की नाक में दम कर दिया था। मात्र 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह देश कभी परमाणु बम की मिसाइलें लगाकर अमेरिका के खिलाफ बैठ गया था। इसके राष्ट्रपति को मारने की न जाने कितनी बार कोशिशें अमेरिका ने की। फिदेल कास्त्रो यहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे और कहते थे कि अगर ओलंपिक में एक यदि इस प्रकार का स्पोर्ट्स रखा जाए कि बताओ कितनी बार बचे, तो फिदेल कास्त्रो विजेता घोषित होते, क्योंकि अमेरिका ने सैकड़ों बार उन्हें मारने के प्रयास किए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने हर संभव सैंक्शंस, टैरिफ्स, जो भी स्कीम लगा सकते थे वो क्यूबा पर लगाई, लेकिन वो बच निकले। फिर भी आज फिदेल कास्त्रो नहीं है, वेनेजुएला के मादुरो नहीं है, अब संकट क्यूबा के ऊपर है। और अमेरिका जिसके साथ दुश्मनी चली आ रही हो, कोई 60-70 साल से उसे पूरा करने के लिए कुछ तो करेगा, वो यहां पर इनके संदेश से साफ दिखाई देता है। ट्रंप ने वेनेजुएला से बोलकर क्यूबा को आने वाला तेल रुकवा दिया है। चारों तरफ से क्यूबा की घेराबंदी हो चुकी है और इस घेराबंदी के बाद क्यूबा के हाल बिल्कुल वेनेजुएला से भी बदतर होंगे, क्योंकि वेनेजुएला के पास प्राकृतिक संसाधनों का भरमार था। वेनेजुएला के बाद क्यूबा के पास तेल नहीं है, देश चलाने के लिए संसाधनों का संकट होगा। स्थिति बड़ी विकट होगी, विस्तार से समझेंगे, लेकिन आज की इस कहानी को समझने से पहले आपको इतिहास बता दें कि क्यूबा के लिए यह कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की नाक में दम करने वाला क्यूबा हवाना सिंड्रोम का जनक माना जाता है। आज के सेशन में आपको जानकारी देंगे कि कैसे लोगों की तस्वीर पर, लोगों के टी शर्ट पर एक तस्वीर क्यूबा से निकल कर आई थी, जिसे लोग आज भी विद्रोह के प्रतीक के रूप में पहनते हैं। इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। हुआ ये कि जब ये मादुरो को ट्रंप अमेरिका उठाकर भाग के जा रहा था, उस समय पर ये जो कैनल करके जो क्यूबन राष्ट्रपति हैं, फिलहाल ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि हम वेनेजुएला के लिए खून देने को तैयार हैं। अब ये क्या कहानी थी वो सुनिए। हो क्या रहा था कि वेनेजुएला में मादुरो की रक्षा करने के लिए जो फोर्स तैनात थी ना, वो क्यूबा के सैनिक थे और लगभग 32 सैनिक क्यूबा के मारे गए मादुरो को बचाते बचाते। अमेरिकी जब वहां पर मादुरो को उठाने पहुंचे तो जिन सैनिकों को गोली लगी वो क्यूबन सैनिक थे। क्यूबा वालों ने पूरी तरह से मादुरो की सुरक्षा अपने हाथ में ली हुई थी और वेनेजुएला इसके बदले में लगभग 35,000 बैरल प्रतिदिन तेल क्यूबा को भेजा करता था। ये बड़े अच्छे मित्र थे। क्यूबा के लिए तेल भेजने का काम वेनेजुएला करता था और वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता को बचाए रखने का काम क्यूबा करता था। ये दोनों के बीच की जो मित्रता थी ना, अमेरिका इसे तोड़ना चाहता था। यही कारण है कि इनका तेल एक्सपोर्ट पूरी तरह बाधित किया और जो फोर्सेस मादुरो की रक्षा में आई हुई थी उन्हें मार भगाया। ये बात पता भी चली बाद में जब सुर्खी बनकर आई कि भाई इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं, और इस काम को करने के लिए अमेरिका ने फुल प्रेशर गेम अपनाया था और अमेरिका ने जैसे ही मादुरो को पकड़ा, क्यूबा के लिए ऑयल और पैसा बिल्कुल रुकवा दिया कि तुम्हारे पास अब कोई ऑयल और पैसा नहीं पहुंचेगा। देयर विल बी नो मोर ऑयल एंड मनी गोइंग टू क्यूबा, यह हेडलाइन बनकर आती है। कुल मिलाकर के ट्रंप जब अपनी तरफ से बोलते हैं कि वेनेजुएला में हमने काम कर दिया है, उनके दिमाग में क्यूबा चल रहा होता है कि अब क्यूबा की बारी है। यही कारण है कि पूरी तरह से नजरें क्यूबा पर हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति को उठाकर लाई है, लेकिन क्यूबा के ऊपर तो फुल कंट्रोल ही कर लेगा, क्योंकि उसने अमेरिका को बहुत थकाया है और ट्रंप जैसे आदमी ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सप्लाई चेन काट दी है। और ऐसे में चूंकि रशिया और चाइना कुछ बोलने की स्थिति में खड़े नहीं है, तो ज्यादा बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन रशिया फिर बोला, उसने कहा कि सुनिए, हम पूरी तरह से आपकी ब्लैकमेलिंग की भाषा को समझ रहे हैं और हम क्यूबा में इस तरह का आपका इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि रशिया के इस बयान का मुझे वर्तमान में तो प्रासंगिकता नजर नहीं आती, क्योंकि वेनेजुएला के लिए भी उन्होंने यही बोला था। बेचारा मादुरो इस चक्कर में उठ गया। क्यूबा के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन क्यूबा पे किसी दिन इस तरह से अमेरिका आके कब्जा कर लेगा तो फिर रशिया क्या ही करेगा। वो अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है। ट्रंप ने उन्हें उलझा रखा है यूक्रेन में कि तुम उधर ही फोकस करो, मैं दुनिया में और जगह तहलका मचाता घूम रहा हूं। खैर, फिलहाल के लिए क्यूबा ने अपनी वॉर रेडीनेस की तैयारी को चेक किया है कि वो कितने तैयार हैं। बढ़िया से वो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम कैसे युद्ध लड़ेंगे। तैयारियां जारी हैं। हाल ही में अमेरिका का एक बयान आपने सुना होगा और उनका सुना होगा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोले तो अर्थ को अगर हम ईस्ट और वेस्ट में बांट दें तो ईस्ट वाली साइड हम रहते हैं, वेस्ट वाली साइड अमेरिका रहता है। अमेरिका, कनाडा, ऊपर ग्रीनलैंड, नीचे की तरफ मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ये पूरा की पूरा क्षेत्र इधर की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अमेरिका अपना मानता है। वो कहता है यहां के फैसले मैं करूंगा, सरकारें मैं चलाऊंगा। तो ऐसे में इसी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका के दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको के बिल्कुल फ्लोरिडा के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। इत्तू सा देश जो मैप पर दिख रहा है, जूम करने पर इत्तू सा देश दिखाई पड़ रहा है, उस क्यूबा के बारे में जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, यहां पर
अमेरिका को बड़ी चिढ़ मचती है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन ने कभी क्यूबा से इतना भय पाया है कि लगभग 32 दिन तक हर अमेरिकी आदमी डर में जिया कि कब यहां से मिसाइल चलेगी और हमारी जान ले लेगी। न्यूक्लियर बम लगा करके क्यूबा अमेरिका की नाक के नीचे बैठ गया था। इसीलिए यह क्यूबा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूबन मिसाइल संकट कई बार डिस्कस हो चुका है। आज हम उससे आगे और उससे पहले की सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। आइए, फिलहाल की स्थिति यहां पर मिगुएल डियाज कैनेल करके राष्ट्रपति हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास यहां आबादी रहती है और इनका प्रमुख उद्योग जो है वो चीनी है। चीनी, तंबाकू और पर्यटन है। इसीलिए आपने अगर पुराने जमाने में चीनी का कटोरा सुना हो तो क्यूबा को सुना होगा। हालांकि बाद में फिर ब्राजील का नाम भी उसमें जुड़ता चला गया। आज भी इतिहास में इसकी सबसे ज्यादा जिक्र होती है कि अमेरिका के लिए जो आज तक CIA का सबसे बड़ा फेलियर कहा जाए, या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका जिस सोच को जिंदा नहीं रख पाया कि कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो नमूना जो है वो मिसाइल क्राइसिस है, जो कि क्यूबा के बारे में जिक्र किया जाता है। तो कहानी क्या थी? अक्टूबर 1962 की बात थी। दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी। कारण था क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को मारने के जो भी अमेरिकी प्रयास हो रहे थे, उससे तंग आकर के क्यूबा ने USSR सोवियत रूस के साथ दोस्ती कर ली और कहा कि सर देखो, मैं आपका साम्यवाद अपनाता हूं, साम्यवाद है, आपका सोशलिज्म अपनाता हूं, कम्युनिस्ट बनता हूं, तो मुझे अमेरिका जीने नहीं देता। आप मेरे साथ क्या मित्रता कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया, बोले क्या चाहिए बता। बोले सर, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने यहां परमाणु बम लगाने की अनुमति दो। बोले भाई ठीक है, ले लो हमारी मिसाइलें। तो भाई साहब, रूसियों ने अपने परमाणु बम क्यूबा में भेज दिए। क्यूबा में बड़ी मात्रा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी गई। यह बात कानो कान अमेरिकियों को पता नहीं चली। फ्लोरिडा से मात्र 150 किलोमीटर की दूर पर मेनलैंड क्यूबा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं अमेरिका पर हमला करने के लिए। फिदेल कास्त्रो को इसीलिए इतिहास में महान माना गया कि उन्होंने इतना खूबसूरती से यह काम किया कि रशिया से चलकर क्यूबा तक सैन्य जहाज भी आए, सब कुछ आए, लेकिन किसी को पता नहीं चला। 1962 का समय था, जिसे क्यूबल मिसाइल संकट के बारे में जाना जाता है। कहा जाता है कि 14 अक्टूबर को अमेरिकी जासूसी विमान ने क्यूबा की सीमा से लगे इलाकों में जब उड़ान भरी तो उन्हें 928 एरियल तस्वीरें खींची। उन तस्वीरों में उन्होंने देखा कि बड़ी मात्रा में मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी गई हैं। ये कुछ मिसाइलों की तस्वीरें हैं, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। ये रियल टाइम इमेजेस हैं जो बाद में रिलीज हुई, जिसमें क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात थी अमेरिका पर हमला होने के लिए। यह जासूसी विमान एक इंटेलिजेंस खबर के बाद निकला था। इंटेलिजेंस में एक क्रिप्टोग्राफर थी जिसका नाम भी काफी ज्यादा चर्चित रहा, जिनकी तस्वीर भी मैंने अभी हाल आपके सामने दिखाई। इनका नाम था जुआनिटा मूडी। इन्होंने कभी कुछ खबर डिकोड की थी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफर थी तो ये कोड्स में जो बातें होती थी उनको डिकोड करने का प्रयास कर रही थी। उनको यह पता चला कि क्यूबा कुछ परमाणु बम जैसी घटना कर रहा है। फिदेल कास्त्रो को मारने का अमेरिका ने प्रयास किया, वो बदले की तैयारी कर रहा है। यह बात जब पता चली तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए इनके ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ाया, जिसने कम से कम 1000 के आसपास तस्वीरें खींची। तो उन तस्वीरों में यह पता चला कि मिसाइलें तो खुलेआम खड़ी हैं चलने के लिए। बस उसके बाद से अमेरिकियों की हालत खराब हो गई। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हुआ करते थे। उन्हें जब यह बात पता चली, 16 अक्टूबर का दिन था, वो बुरी तरह परेशान हो गए। परेशान इतने कि उन्होंने 26 अक्टूबर 1962 को अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में हम जंग में एंट्री करने जा रहे हैं। हमारे साथ जंग हो सकती है और यह जंग फिर से एक परमाणु जंग हो सकती है। आप सोचिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना भय सताया कि उसने जंग का अनाउंसमेंट पहले ही देशवासियों को यह सूचित करने के लिए कर दिया कि एक परमाणु जंग हो सकती है। उनके पास कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं बचा। यह वो तस्वीर है जिस समय जॉन एफ कैनेडी टीवी पर पूरे देश को संबोधित कर रहे थे और उस समय बता रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने बताया कि रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे ही क्यूबा के अंदर पूरी तरह से मिसाइलें जमा दी हैं और अब अमेरिका अपने पड़ोस में रूसी मिसाइलों को सहन नहीं करेगा। और इन्होंने तत्काल प्रभाव से क्यूबा को घेरने के लिए नौसेना को भेज दिया। नौसेना के पूरी तरह से टैंकर वगैरह जाकर के सिस्टम विस्टम लेकर के क्यूबा को घेर लिए, लेकिन क्यूबा पहले से ही तैयार था। क्यूबा तैयार था। कुछ विमान फाइटर जेट के रूप में क्यूबा के ऊपर से उड़ने के लिए जैसे ही तैयार हुए, क्यूबा ने उन्हें मार गिराया। जिस तरह से उन्हें मार गिराया, 27 अक्टूबर का समय था। जैसे ही वो मार गिराया, अमेरिका पीछे हट गया। अमेरिका समझ गया कि क्यूबा डरने वाला नहीं है और ऐसे में तत्काल प्रभाव से जॉन एफ कैनेडी बोलते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हर तरह की स्थिति तैयार थी, लेकिन यूएसएसआर बातचीत के लिए तैयार नहीं था। यूएसएसआर ने, यानी इस समय के सोवियत रूस ने, अमेरिका को मजा चखाने के लिए सारा काम किया था, लेकिन इसके पीछे एक कहानी और थी। उस समय अमेरिकियों ने यूएसएसआर पर कंट्रोल करने के लिए तुर्की में परमाणु बम खड़े कर रखे थे। तो यूएसएसआर चाहता था कि बेटा तुम अगर हम पर परमाणु बम तान कर रखोगे तो हम तुम पर तान कर रखेंगे, हमें जगह मिल चुकी है। अमेरिकियों ने
यूएसएसआर से बात करने के तमाम प्रयास किए। धीरे धीरे बातचीत रास्ते में चलने लगी। बातचीत हुई, अचानक देखा गया कि बड़ी मात्रा में जो समुद्र में चलता हुआ समुद्री बेड़ा रूस से चलकर क्यूबा आ रहा था, अमेरिका की बगल में पहुंचता है और वहां जाकर रुक जाता है। इससे अमेरिकियों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर वही बात था कि नेगोशिएशन के दौर चल रहे थे, वार्ता के दौर चल रहे थे। अचानक फिर से वही क्रिप्टोग्राफर जो हैं, उन्हें एक मैसेज मिलता है कि एक रूसी जहाज लौट रहा है। एक रूसी जहाज लौट रहा है। यह अमेरिकियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी 29 दिनों में सूचना थी कि रूस हमसे लड़ने से दूर जा रहा है और रूस यहां से पलटता है, लेकिन अपनी 2 शर्तें देकर जाता है। पहली शर्त होती है कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और दूसरा, तुर्की से अपने परमाणु बम हटाएगा। अमेरिका दोनों शर्तें मानता है। पूरी तरह से क्यूबा से ब्लॉकेड हटाया जाता है और तय किया जाता है कि क्यूबा पर अब कभी अमेरिकी हमला नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्यूबा से फिर सोवियत रूस लड़ाई लड़ेगा, क्यूबा की तरफ से लड़ाई लड़ेगा। यह वो घटना थी जिसने अमेरिका को सोवियत रूस के सामने शीत युद्ध के समय इस तरह से ह्यूमिलिएट किया था कि अमेरिका का जो अंदर से दम फूलकर निकला था कि हमने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए हैं, वो फुस्सी हो गया था। क्योंकि उस समय तक, हिरोशिमा नागासाकी के समय तक, सोवियत रूस के पास न्यूक्लियर बम नहीं था, लेकिन अब वो अपना न्यूक्लियर बम लेकर के अमेरिकियों को मारने आ गया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अमेरिका भी समझ गया है कि सोवियत रूस सामने है तो वो बराबर मुकाबला करेगा। ये थे फिदेल कास्ट्रो, जिसकी कूटनीति ने अमेरिका के सामने ये हालात पैदा किए। तो कुल मिलाकर जब तक सोवियत रूस ताकत में रहा, फिदेल कास्ट्रो सुरक्षित रहे, बढ़िया से ये अपने देश पर शासन करते रहे और देश की उन्नति के लिए काम करते रहे। इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फिदेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि दोनों देश अब बढ़िया से एक दूसरे के साथ रहेंगे। कहते हैं कि उस समय पोप फ्रांसिस ने इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम किया था। अमेरिका की तरफ से यह बड़ी बात थी, क्योंकि अल्टीमेटली बराक ओबामा कुल मिलाकर क्यूबा के साथ मित्रता करने के लिए तैयार हो गए थे। अमेरिका की तरफ से इतने दिन से हाशिए पर रहा एक देश फिर से वापस रास्ते पर चला आया था। बराक ओबामा वो राष्ट्रपति थे जो खुद क्यूबा की यात्रा करके आए थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमने इतने दिन तक इसको अलग रखा, हम उससे कुछ नहीं पाए, कम से कम अब मिलकर साथ रहेंगे, हो सकता है कि हम इनके साथ कुछ बेहतर कर पाए। 2016 में खुद क्यूबा जब बराक ओबामा गए तो यह अपने आप में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की 1928 के बाद पहली यात्रा कंसीडर की गई। ओबामा चले गए, उसके बाद ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए। ट्रंप बिल्कुल पहले की तरह ही खिलाफत लिए हुए, बिल्कुल नफरत भरे हुए आए। 2019 में जब इनका शासन शुरू हुआ, मतलब 2019 के दौर में इन्होंने क्यूबा के साथ पूरी तरह से वैसा ही बर्ताव किया जो पहले वाले अमेरिकी राष्ट्रपति करते आ रहे थे। बराक ओबामा ने जो इनके साथ में अच्छा व्यवहार किया था, उसे इन्होंने पूरी तरह पलट दिया। इसे आतंकवादी देश घोषित कर दिया, आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित कर दिया। इतना तक क्यूबा पर प्रेशर क्रिएट कर दिया कि जो हमारी एम्बेसी खुली है तुम्हारे देश में, उसमें कुछ लोगों को अलग तरह से चक्कर वक्कर आए हैं, जिसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया। कहा गया कि क्यूबा वाले अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, इनके ऊपर कुछ प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कहकर के इन्होंने वहां पर अपनी एम्बेसी को भी बंद करवाने का आदेश दे दिया। खैर, यह कालखंड चलता रहा। ट्रंप के बाद में बाइडेन आए, फिर अब ट्रंप वापस हैं। तो ये कुल मिलाकर के अमेरिका में एक समय बराक ओबामा का ऐसा रहा जिस समय पर थोड़ी बहुत मध्यस्थता से काम सही सुलझे थे। लेकिन अब फिर से जब से ट्रंप आए हैं, वो क्यूबा के साथ में पुराने वाले दौर को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने मादुरो के साथ किया वो इनके साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।